इधर सलमान इब्राहिम कलाश से मुलाकात कर चुका था। अलैग सलैग के बाद उसने कलाश पर कदरे गुस्सा करते हुए कहा कि जब तुम्हें मेरे वालिद ने यह बता दिया था कि मेरे मामू की तबीयत ठीक नहीं है और मैं उनके घर हूं, तो तुमने उन पर दबाव क्यों डाला कि मुझे फौरन हाजिर किया जाए? मैंने तुम्हें बताया तो है कि ये सब मेरी जिम्मेदारी का फर्ज था। जब मेरे कई मर्तबा कहने के बावजूद तुम्हारे वालिद ने तुम्हें नहीं बुलाया तो मुझे शक गुजरा कि शायद वो मुझसे झूठ बोल रहा है। इसीलिए मैंने उनसे कहा कि आप मुझे सलमान के मामू का पता दे, मैं खुद वहां से तसल्ली कर लूंगा। कलाश का लहजा ऐसा था कि जैसे वो सलमान को अपनी मजबूरी बताकर ये जताने की कोशिश कर रहा हो कि ऐसा करना उसकी सिर्फ मजबूरी थी, मगर हकीकतन उसका ऐसा कोई इरादा नहीं था। अच्छा तुम ये बताओ, अब तो तुम यहीं रहोगे ना? तलाश ने बात को आगे बढ़ाते हुए पूछा। नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे तो कल ही वापस चले जाना है। मेरे मामू की तबीयत पूरी तरह ठीक नहीं है, इसीलिए मुझे जाना ही होगा। अलबत्ता मैं आता जाता रहूंगा। ऐसा कहते वक्त सलमान के लहजे में अजीब किस्म की सख्ती दर आई थी। असल में वो जानबूझकर तलाश को गुस्सा दिलाना चाहता था कि उसे मालूम हो सके कि उसके यहाँ से चले जाने की सूरत में कलाश का इरादा क्या होगा। अच्छी बात है, तुम्हें मामू की खिदमत करनी चाहिए, लेकिन ये बताओ कि क्या तुम्हारे मामू की कोई औलाद नहीं है जो उनका ख्याल रख सके? कलाश का रवैया भी मफाहमत वाला था। नहीं, उनकी कोई औलाद नहीं है, सलमान ने दो टोक जवाब दिया। अच्छा, तुम ऐसा करो, मेरे मातहत जिन कासिम को अपने मामू का घर दिखा दो, ताकि जब भी तुम्हारी जरूरत पड़े तो वो तुम्हें खुद वहां से बुला कर ला सकें, क्योंकि ये मेरी ही जिम्मेदारी है कि मुझे मालूम होना चाहिए कि हमारे कबीले का कौन सा रुकन कहाँ है और किस हाल में है। नहीं, मैं तुम्हें अपने मामू का घर नहीं दिखा सकता। अगर तुम्हें कोई भी काम हो तो तुम मेरे वालिद को बता देना, वो मुझ तक पैगाम पहुंचा देंगे। क्यों? आखिर तुम मेरे मुलाजिम कासिम को अपने मामू का घर क्यों नहीं दिखा सकते? कलाश उसको कोरे जवाब पर सटपटा गया था। वो असल में तुम्हें मालूम तो है कि मेरे मामू का ताल्लुक दूसरे कबीले से है और इस तरह हमारे कबीले के कवानीन का इतलाक मेरे मामू के घर पर नहीं होता। और दूसरा ये भी है कि उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई ऐरा गैरा बगैर किसी वजह के उनके घर आए जाए। सलमान के लहजे से साफ जाहिर हो रहा था कि वो कलाश को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। चलो अच्छा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी बात का भरम रख लेता हूँ। अगर मुझे कभी तुम तक कोई पैगाम पहुंचाना हुआ तो मैं तुम्हारे वालिद से राब्ता कर लूंगा। मुझे तुम्हारे इस मशवरे पर कोई एतराज नहीं है। सलमान की निस्बत कलाश का लहजा दोस्ताना था। चलो ठीक है, अच्छा अब मैं चलता हूँ। कलाश ने खड़े होकर सलमान से हाथ मिलाया और चलता बना। लेकिन हकीकतन सलमान की बात सुनकर कलाश पूरी तरह मुतमईन नहीं हुआ था और सलमान के इनकार पर तो उसे पूरा यकीन हो गया था कि जरूर दाल में कुछ न कुछ काला है, वरना मामू का घर दिखा देना कौन सी बड़ी बात थी। सलमान भी वहां से उठकर घर की तरफ आने लगा तो उसे रास्ते में उसका बाप इब्राहिम मिल गया। फिर वो दोनों आपस में बातें करते हुए घर की तरफ वापस आने लगे। रास्ते में सलमान ने अपने बाप को कलाश से मुलाकात की तफसील बताई तो उसका बाप कहने लगा कि बेटा, तुमने काफी अरसा घर से दूर गुजार लिया है। मेरा ख्याल है कि अब तुम्हें घर वापस लौट आना चाहिए और इंसानों के मदरसा के बजाय आगे की तालीम यहाँ जिन्नात के मदरसा हासिल कर लो। तुम्हारी माँ भी तुम्हारी याद में बहुत परेशान रहती है। नहीं बाबा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। मैं सिर्फ इंसानों के मदरसे से ही तालीम हासिल करूंगा। बेटे के मुंह से दो टोक जवाब सुनकर इब्राहिम शजदर रह गया और मजीद कोई बात न की। घर पहुंचकर सुलेमान सीधा अपनी माँ के पास जाकर पहुंच गया और फिर इब्राहिम ने उन्हें कहा कि जब तक तुम दोनों माँ बेटा बातें करो, मैं अपने दोस्त दानियाल से मिलकर रहता हूँ। असल में वो माँ बेटा को तन्हाई मुहैया करना चाहता था कि उसकी बीवी जुलेखा सुलेमान को हमेशा के लिए यहीं रुकने का राजी कर सके। अच्छा मेरी जान, तुम मुझे ये बताओ कि आखिर इंसानों में तुम्हारा दिल इतना कैसे लग गया कि तुम अपनी माँ तक को भुला बैठे हो। मैं तो तुम्हें एक दिन ना देखूं तो मुझे सुकून नहीं मिलता, और तुम हो के 2-2 महीने तक मुझे अपनी शक्ल ही नहीं दिखाते। माँ की बात सुनकर सुलेमान खामोश बैठा रहा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो माँ को क्या जवाब दे। उसका जहन तो बस एक ही बात में अटका हुआ था कि किसी तरह जल्दी से सनोबर के पास पहुंच जाए। इसी उलझन के आलम में सलमान की आंखों में परेशानी दर आई, जो उसकी माँ ने फौरन भांप ली। क्या हुआ बेटा, तुम मेरी बात सुनकर परेशान हो गए हो? भला ऐसी क्या बात है जो तुम अपनी माँ से भी छुपा रहे हो? मुझे बताओ बेटे, मैं तुम्हारी परेशानी का सबब जानना चाहती हूँ। माँ,
क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम और बाबा मेरे साथ वहां इंसानों की दुनिया में चल रहे हो? तवील तौक़ुफ़ के बाद सुलेमान ने वो बात अपनी माँ से भी कह दी और अब वो इसका रद्द अमल जानना चाह रहा था। बेटा मेरा बस चले तो मैं तुम्हारे लिए कहीं भी जाकर रह लूं। मगर बेटे, कहते कहते वो एक लम्हे के लिए रुकी और फिर बात बदल कर बोली, मुझे तो बस तुम वो बताओ जो तुम्हें अंदर से इतना परेशान किए हुए है कि तुम अपनी माँ से बात करते वक्त भी गहरी सोचों में डूब जाते हो। अगर आप मेरी कही हुई बात पर राजी हो जाएं तो मैं आपको सब बता दूंगा। माँ का जवाब सुनकर सुलेमान खुश होते हुए उसे ये बात कह तो गया, मगर फिर उसे अगले ही लम्हे एहसास हुआ कि अनजाने में वो बहुत ही संगीन गलती कर बैठा है और अब उसकी माँ पूरी बात मालूम किए बिना उसकी जान नहीं छोड़ेगी। सब बता दूंगा बेटे, इसका क्या मतलब है? यानी जरूर कोई ऐसी बात है जो तुम मुझसे और अपने बाबा दोनों से छुपा रहे हो। मैंने कहा ना कि आप बस मेरे साथ चलें और इंसानों में चलकर रहें। सुलेमान ने जिद करने के अंदाज में जवाब दिया, बेटा मेरे कह देने से कुछ नहीं होता जब तक तुम्हारा बाप राजी नहीं होगा, और वैसे भी वो यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला, क्योंकि अगर वो यहाँ से गया तो इस बात को बगावत तस्वुर किया जाएगा। और तुम्हें तो मालूम ही है कि हमारे कबीले में बगावत की कितनी सख्त सजा दी जाती है। पूरा कबीला हमारा जानी दुश्मन बन जाएगा। माँ ने खौफ से लरसते हुए जवाब दिया, माँ क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम रात के अंधेरे में यहाँ से फरार हो जाएं? तो भला किसी को क्या पता चलेगा? सलमान ने मशवरा दिया, नहीं बेटे, ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हें क्या लगता है कि वो लोग हाथ पर हाथ धर कर बैठ जाएंगे? चाहे हम पाताल में भी क्यों ना छुप कर बैठ जाएं, आखिर एक ना एक दिन वो हमें तलाश कर ही लेंगे। ये सब इतना आसान नहीं जितना तुम सोच रहे हो। और आखिर हम यहाँ से भला क्यों चले जाएं? इस बात के पीछे कोई जवाब तो होना चाहिए ना। भला हम यहाँ से क्यों चले जाएं? माँ ने उसकी आंखों में देखते हुए सवाल कर डाला। क्योंकि मैं ऐसा चाहता हूँ माँ। गार की खामोशी में सलमान की आवाज इस तरह गूंजी जैसे किसी ने मौत आने से पहले आखिरी सरगोशी की हो। वही तो मैं पूछ रही हूँ कि तुम ऐसा क्यों चाहते हो? हमने तुम्हारी जिद की वजह से तुम्हें वहां पढ़ने की इजाजत दे दी, मगर अब तुम ऐसा क्यों चाहते हो कि हम भी वहां चल कर रहें? माँ की तशवीश बढ़ती जा रही थी और उसकी समझ में भी नहीं आ रहा था कि उसका बेटा आखिर कहना क्या चाहता है। वो बात तो ठीक है कि आपने मुझे इजाजत दी, मगर इतना कहकर सलमान की आवाज फिर से अटक गई। वो जानता था कि जो बात वो करना चाहता है उसे सुनने के बाद उसकी माँ पर कयामत टूट पड़ेगी और वो सकते की हालत में आ जाएगी। इसलिए उसने बात का रुख दूसरी तरफ मोड़ दिया। माँ, अगर मैं दोबारा कभी वापस ना आया तो क्या तुम मेरी जुदाई सह लोगी? ये कहते हुए सलमान की आवाज में एक ऐसा दुख उमड़ आया जिसे महसूस करके उसकी माँ का कलेजा मुंह को आ गया। मेरे बेटे, तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? तुम्हें पता तो है कि तुम्हारे बगैर तुम्हारी माँ एक दिन भी नहीं जी सकेगी। वो रोते रोते बेटे से चिमट गई। इसीलिए तो कह रहा हूँ कि आप मेरे साथ चलें, मगर आप कहीं मेरी बात ही नहीं सुन रही। इस बात तो सलमान बाकायदा रो पड़ा। बेटे, तुम इस तरह क्यों कर रहे हो? तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकती। तुम मुझे मजीद मत तड़पाओ और वो बात मुझसे कह दो जिसे कहने के लिए तुम्हारा दिल कब से बेचैन है। मुझसे कुछ मत पूछिए माँ, बस कुछ मत पूछिए। आप बस इतना कीजिएगा कि जब मैं वापस ना आऊं तो बाबा को मेरे पीछे मत भेजना। ये बात कहते हुए सलमान तड़प कर माँ की झोली में गिर पड़ा। जुलेखा की समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसके जवान बेटे को क्या हो गया है। वो क्यों हमेशा की जुदाई मांग रहा है? ऐसी कौन सी बात है कि वो अपने माँ बाप से दूर होने पर मजबूर हो गया है? आखिर वो कौन सी ऐसी बात है जो उसे अंदर ही अंदर कचोके लगाई जा रही है, मगर उसकी जुबान पर नहीं आ रही? उसे इब्राहिम के अल्फाज भी याद आ रहे थे, सलमान को रोक सकती हो तो रोक लो, वरना हम सब बर्बाद हो जाएंगे, बहुत बड़ी तबाही आ जाएगी। उसे इब्राहिम की बात याद आई तो वो बेख्याली में बोली, अच्छा अब मैं समझी। उसकी ये बात सुनकर सलमान ने आंखें खोली और उसकी तरफ चौंक कर देखते हुए बोला, क्या समझी माँ? वो ये कि जाने से पहले तुम्हारे अब्बा मुझसे कहकर गए थे मैं तुम्हें वापस जाने से हमेशा के लिए रोक लूं। पहले मैं समझी थी कि वो शायद ऐसे ही कह रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा था कि अगर सलमान ना रुका तो तबाही हो जाएगी, मगर मैं तब भी नहीं समझी थी। और अब तुम्हारी बात सुनकर मुझे थोड़ी सी समझ आ रही है कि आखिर वो तुम्हें क्यों रोकना चाहते हैं। इतना सब कहकर वो चुप हो गए और फिर इधर उधर टहलते हुए अपनी बेचैनी को जाहिर करने लगी। फिर यकायक उसके पांव रुक गए और बोली, जो बात तुम अपनी माँ से कहते हुए इतना झिझक रहे हो, क्या वो बात तुम्हारे बाबा को मालूम है? नहीं, सलमान ने बेनियाजी से जवाब दिया।
तो फिर वो किस तबाही, किस बर्बादी का जिक्र कर रहे थे जो तुम्हारे वापस जाने की सूरत में पेश आ सकती है। ये सोच सोच कर तो जुलेखा की उलझन और परेशानी में मजीद इजाफा होने लगा कि अगर एक परेशानी का बम उसके बेटे के दिल में छुपा हुआ है तो दूसरा बम उसके शौहर के दिल में भी मौजूद है। काश तुम मुझे अपने दिल का हाल सुना सकते मेरे बच्चे। काश तुम अपनी माँ को काबिले एतबार समझते और मुझसे दिल का हाल न छुपाते। वो बेइख्तियार रोने लगी। माँ, दुनिया में सबसे ज्यादा एतबार मैं आप पर ही करता हूँ। आपको दुख से बचाने के लिए ही मैं ये सब आपको नहीं बताना चाह रहा था, लेकिन अब मेरे लिए इस बात को अपने सीने में दबाए रखना नामुमकिन हो गया है। वो अपनी माँ से अलग हुआ और दूर जाकर खड़ा हो गया। माँ, मैं एक इंसानी लड़की से इश्क कर बैठा हूँ और उसके बगैर जिंदा नहीं रह सकता। इस दुश्मन जहां का नाम सनोबर है और इसके इश्क का जहर मेरे सारे वजूद में इस तरह सराहते कर चुका है कि मेरा रवा रवा उसकी कुर्बत को तरसता है। अब मैं उसके बगैर एक पल भी नहीं रह सकता। इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग भी मेरे साथ चले और इंसानों की आबादी में रहें, वरना फिर आप लोगों को मेरे बगैर ये जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। सलमान ने इतना कहा और कमरे से बाहर निकल गया। सलमान की बात सुनकर जुलेखा हवास बाख्ता सी होकर बिस्तर पर गिर पड़ी और उसकी हालत ऐसी हो गई थी जैसे उसकी रूह जिस्म से परवाज कर चुकी हो। उससे यकीन नहीं आ रहा था कि उसका बेटा एक इंसानी लड़की के इश्क में मुब्तला होकर इस कदर बेबस हो चुका है कि वो अपने माँ बाप को छोड़ने तक के लिए तैयार है। जब सनोबर क्लास में बैठे बैठे बोर होने लगी तो वो उठकर कॉलेज के बागीचे में आ बैठी। वो आज पहले से कहीं ज्यादा उदास दिखती थी और ना जाने किन सोचों में गुम थी। उसके चेहरे पर ऐसी मर्दनी छाई थी जैसे सदियों की बीमार हो। जहन में चलती सोचों से जिच होकर उसने अपना सर एक दरख्त के तने से लगाया और आंखें मूंद कर इर्द गिर्द से बेनियाज हो गई। यूं ही सोचों के भंवर में बहते अचानक उसे अपने कानों के बिल्कुल करीब एक सरगोशी सुनाई दी। स्नोबर, स्नोबर, आंखें खोलो, देखो मैं लौट आया हूं। पहले तो स्नोबर को अपनी समातों पर यकीन ही ना आया और वो उसे अपना वहम समझकर आंखें मूंदे बैठी रही। स्नोबर मेरी जान, आंखें खोलो। सरगोशी एक बार फिर से उभरी और फिर उसे अपने हाथों पर किसी का लम्स महसूस हुआ तो उसने झट से आंखें खोल दी। आंखें खुलते ही जो चेहरा उसकी नजरों के सामने था उसे देखकर स्नोबर की आंखें फटी की फटी रह गईं। स्नोबर के सामने वही चेहरा था जिसके लिए वो इतने दिनों से उदास थी। तुम शर्जील, तुम लौट आए? कहीं मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रही? क्या तुम वाकई वापस आ चुके हो? स्नोबर लरजते होंठों के साथ बोले जा रही थी। उसे वाकई यकीन नहीं आ रहा था कि शर्जील उसकी आंखों के सामने मौजूद है। वो उसे हकीकत मान भी कैसे लेती। उसने तो सोते जागते ख्वाबों में न जाने कितनी बार ही शर्जील को अपने करीब महसूस किया था और फिर आंख खुलते ही उसे पता चलता कि ये सब तो बस ख्वाब था। हाँ स्नोबर, मैं तुम्हारे सामने ही तो मौजूद हूँ। शर्जील ने एक हाथ उसके कंधे पर रखकर उसे यकीन दिलाने की कोशिश की। मैं कब से तुम्हें तलाश कर रहा था। मैंने सारा कॉलेज छान मारा, मगर तुम तो यहाँ बैठी नींद पूरी कर रही हो। शर्जील उसे छेड़ने के अंदाज में बोला। स्नोबर अगर खूबसूरत थी तो शर्जील भी गैर मामूली हुस्न का मालिक था। उसकी नशे के पानियों में डूबी हुई आंखों में अजीब सी मखमूरियत थी। वो इतने महीनों बाद मिले तो देर तक एक दूसरे की आंखों में डूबकर आंखों में बातें करने लगे। फिर स्नोबर ने ही होंठों का सकूत तोड़ा। शर्जील, जब से तुम गायब हुए हो मैंने तुम्हें अपने ख्वाबों और ख्यालों में इतनी बार देखा है कि मुझे अब भी पूरी तरह यकीन नहीं आ रहा कि तुम वाकई मेरे सामने बैठे हो। यह सुनकर शर्जील ने उसके माथे पर एक बोसा दिया और बोला, जान, तुम्हें यकीन क्यों नहीं आ रहा कि मैं वाकई ही लौट आया हूं? उस बोसे के साथ ही स्नोबर के चेहरे का रंग एक नामालूम एहसास के साथ सुर्ख हो गया और उसकी आंखों में हया जाग उठी। हाँ, तुम लौट आए हो, मगर कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि तुम फिर से मुझे इस रंजो अलम की दुनिया में अकेला छोड़कर गायब जाओ जैसे पहले चले गए थे और कभी पलट कर भी नहीं देखा, एक कॉल तक नहीं की? क्या तुम्हें मेरी जरा याद ना आई? क्या तुमने ये नहीं सोचा कि तुम्हारे इस तरह चले जाने से मेरे दिल पर क्या गुजरी होगी? मैं दिल के हाथों बेइंतहा मजबूर होकर मैं कई बार तुम्हारे घर भी गई, मगर चौकीदार मुझे अंदर ही नहीं जाने देता था और ना ही मुझसे खुलकर बात कर रहा था। उससे बात करते हुए मुझे तो यूं महसूस हो रहा था जैसे उसे तुम्हारे बारे में बताने से मना किया गया हो। आखिरकार मेरे कई मर्तबा के चक्करों और मिन्नत समाजत के बाद उसने मुझे सिर्फ इतना ही बताया
कि तुम अब यहाँ नहीं रहते और ये मुल्क छोड़कर हमेशा के लिए यूरोप चले गए हो। ये बात कहते हुए स्नोबर की आंखों में आंसू एक सैलाब उमड़ आया था और मोतियों जैसे आंसू टपक कर रुखसारों पर बहने लगे थे। जब शर्जील ने उसके रुखसारों को आंसुओं से भीगते देखा तो उसने तड़प कर उसके आंसुओं को अपनी हथेली से साफ किया और बेकरार होकर कहने लगा, स्नोबर, जब तुम रोती हो तो मुझे बहुत तकलीफ होती है। मेरा दिल चाहता है जिसने भी तुम्हारा दिल दुखाया है उसे सफाए हस्ती से मिटा दूं, लेकिन अब करूं इस बार तो तुम्हारा मुजरिम मैं खुद हूं। अच्छा, अब मेरे सब्र का इम्तिहान लेने के बजाय मुझे ये बताओ कि तुम कहाँ गुम हो गए थे? स्नोबर ने नखुवत से कहा। स्नोबर, असल में तुम्हें तो मालूम है कि मेरे अब्बू शुरू से ही मेरे इस आर्ट स्कूल में पढ़ने के सख्त खिलाफ, लेकिन फिर पता नहीं कैसे उन्हें इस बात की भनक पड़ गई कि मैं अपनी एक क्लास फेलो के इश्क में मुब्तला हूं और उसी की वजह से इस आर्ट स्कूल में अपना वक्त बर्बाद कर रहा हूं। बस इसी बात को लेकर घर में छोटा मोटा झगड़ा चलता रहता था। फिर उनका मुझ पर यह दबाव बढ़ने लगा कि मैं उनके पार्टनर अरशद की बेटी से शादी कर लूं। इस तरह उन्हें भी बिजनेस में बहुत फायदा होगा और मेरा मुस्तकबिल भी संवर जाएगा। इस बात को सोचने के लिए उन्हें मुझे 3 महीने का वक्त दिया और ये शर्त रखी कि मैं फिलहाल यहाँ से अमेरिका चला जाऊं और वहां जाकर फैसला करने की कोशिश करूं। शायद उन्हें लगता था कि मैं वहां आजाद ख्याल माहौल में जाकर तुम्हें भूल जाऊंगा और फैसला उनके हक में दे दूंगा। स्नोबर, सच पूछो तो मैं भी तुमसे दूर रहकर अपनी मोहब्बत को आजमाना चाहता था। मैं भी ये देखना चाहता था कि कहीं ये मोहब्बत तुम्हारे नजदीक रहने की वजह से तो हिद्दत में नहीं रहती। क्या तुमसे दूर रहकर मेरी मोहब्बत में कोई कमी आएगी या फिर इसमें इजाफा हो जाएगा? अब तुम खुद सोचो स्नोबर, अगर मैं ये सब तुम्हें बता कर जाता तो तुम भी परेशान हो जाती, और अगर मैं तुमसे कॉल वगैरह पर बात करता रहता तब भी मैं दुरुस्त फैसला न कर सकता। इसीलिए मैं तुम्हें बिना बताए यहाँ से चला गया और तुमसे दूर रहकर अपनी मोहब्बत को आजमाने की कोशिश करता रहा। स्नोबर, मुझे खुशी है कि मैं अपने इम्तिहान में कामयाब होकर लौटा। वहां रहकर मुझ पे यह हकीकत आश्कार हुई कि मैं तो तुम्हारे बगैर जिंदगी का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। वापस आकर मैंने अरशद अंकल की बेटी से शादी करने से इनकार कर दिया। इस बात पर अब्बू खफा तो हुए, लेकिन फिर अम्मी के समझाने के बाद उन्हें यह बात समझ आ गई कि जवान औलाद पर अपना फैसला मुसल्लत करना दुरुस्त नहीं। हमें अपना फायदा सोचने के बजाय उनकी खुशी को अहमियत देनी चाहिए। शुक्र है अब्बू को अम्मी की बात समझ आ गई और वो भी अपनी जिद से पीछे हट गए। स्नोबर, अब तुम बेफिक्र रहो, मैं हमेशा के लिए तुम्हारे पास लौट आया हूं। अब मुझे तुमसे कोई जुदा नहीं कर सकता। मैं बयान नहीं कर सकता कि पिछले इन चंद महीनों में तुम्हारे लिए मैं कितना तड़पा हूं। मुझे मालूम है मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है, इसके लिए मुझे माफ कर दो। मैं वादा करता हूं आइंदा कभी तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। ये कहकर शर्जील ने स्नोबर के मखमली हाथों को अपने हाथों में थाम लिया। ठीक है शर्जील, कोई बात नहीं, लेकिन आइंदा कभी ऐसा मत करना। तुम्हें नहीं मालूम कि तुम्हारे जाने के बाद मुझ पर क्या गुजरा। मैं तो बस एक जिंदा लाश बनी घूम रही थी। अच्छा स्नोबर, अब तो जुदाई के दिन खत्म हो गए। मैं तुम्हारे पास लौट आया हूं तो तुम्हारी ये उदासी भी हमेशा के लिए खत्म हो जानी चाहिए। अभी शर्जील और स्नोबर में ये बातें चल रही थी कि उनके ग्रुप की 2 लड़कियां भी वहां निकली और शर्जील को मौजूद देखकर गुफ्तगू का सिलसिला स्टार्ट कर दिया। जिनज़ादे सलमान को मजबूरी में अपने घर जाना पड़ा और इधर स्नोबर का महबूब उसका शर्जील वापस आ गया। स्नोबर के घर का माहौल पहले से काफी बदल चुका था, यानी खूनी रिश्तों में मादूम हुई हरारत आहिस्ता आहिस्ता वापस आ रही थी। स्नोबर के बिल्कुल ठीक हो जाने की खबर सुनकर नौकरानी सलमा भी काम पर वापस लौट आई थी। सलमान का रवैया भी पहले की निस्बत अपने माँ बाप से काफी बेहतर हो चुका था। शर्जील के लौट आने के बाद स्नोबर के रवैये में भी नुमाया तब्दीली वाक़ हो गई थी, जिसे उसकी माँ ने बखूबी महसूस कर लिया और आखिरकार चंद दिन सब्र करने के बाद पूछने पर मजबूर हो ही गई। स्नोबर ने अपनी माँ को पूरी बात बता दी थी कि आखिर वो कुछ दिन पहले इतना उदास क्यों रहती थी और अब इतना खुश क्यों है। यह सब सुनने के बाद माँ ने स्नोबर की तारीफ करते हुए उसका शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि शुक्र है तुमने अपनी माँ को काबिल एतबार समझा, लेकिन मैं तुम्हें एक नसीहत करना चाहूंगी कि चूंकि शर्जील तुम्हें बिना बताए इतना अरसा गायब रह चुका है और इस दौरान उसने एक मर्तबा भी तुमसे राब्ता करने या तुम्हारा हाल चाल मालूम करने की कोई कोशिश नहीं की, और अब इस बात की क्या गारंटी है कि वो जिंदगी भर दोबारा कभी ऐसा नहीं करेगा। चाहे उसकी मजबूरी थी या फिर कोई भी वजह थी, लेकिन उसे तो तुम्हें यूं अंधेरे में नहीं रखना चाहिए था। इसीलिए आइंदा इसकी तरफ से मोहतात जरूर रहना।
माँ की बात स्नोबर के लिए इतनी भी अहमियत नहीं रखती थी कि वो शर्जील मुतनफ़र ही हो जाती, लेकिन इस बात ने स्नोबर को तरद्दुद में ज़रूर डाल दिया था, क्योंकि इस बात का ताल्लुक स्नोबर के मुस्तकबिल से ही था। जी मम्मा, आपकी बात भी दुरुस्त है, लेकिन मुझे शर्जील पर पूरा भरोसा है, पूरा यकीन है कि अब वो कभी मेरा भरोसा नहीं तोड़ेगा। स्नोबर ने अपनी माँ की हाँ में हाँ मिलाते हुए उसे अपने दिल की बात भी बता दी। ठीक है बेटी, तुम भी बहुत समझदार हो और मुझे यकीन है कि तुम जो भी कदम उठाओगी सोच समझ कर ही उठाओगी। मैं तो हर तरह से तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ। इधर जिनज़ादा सुलेमान के मुंह से एक इंसानी लड़की से मोहब्बत की बात सुनकर उसकी माँ सख्त परेशान थी, क्योंकि ये खबर सुनते ही उसका बाप आग बगोला हो गया था। अगर इस वक्त वो उसके पांव पड़ के उसे ना रोकती तो शायद वो गुस्से में सलमान को कत्ल ही कर देता। जब उसके बाप इब्राहिम का गुस्सा ठंडा हो गया तो उन्होंने अपने बेटे को समझाने की बहुत कोशिश की, मगर सलमान ने उनकी एक न मानी और धमकी दी कि अगर आप लोगों ने मुझे मेरी स्नोबर से दूर करने की कोशिश की तो मैं अपनी जान दे दूंगा। ऐसी धमकी सुनकर उसके माँ बाप ने खामोशी अख्तियार कर ली और उस पर मजीद कोई दबाव न डाला, क्योंकि सलमान उनकी इकलौती औलाद था और वो भला अपनी इकलौती औलाद को मुंह के मुंह कैसे धकेल देते। फिलहाल फैसला ये हुआ था कि जो कुछ जैसा चल रहा है ऐसे ही चलने दिया जाए। अभी सलमान इंसानों की दुनिया में लौट जाए और अपनी तालीम पर तवज्जो दे। ये फैसला करते वक्त उसके माँ बाप के जहन में ये बात थी कि सलमान इस वक्त जज्बात की रो में बह रहा है और उसके हाथों मजबूर होकर उसकी अकल ने काम करना छोड़ दिया है। शायद वक्त गुजरने के साथ उसे खुद ही समझ आ जाएगी कि भला कोई जिन एक इंसानी लड़की से शादी किस तरह कर सकता है। जो कुछ वो चाहता है ये तो बिल्कुल नामुमकिन और फितरत के असूलों के खिलाफ है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये एपिसोड आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।